100 प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, और मैं पूरा दावे के साथ कहता हूं आप एग्जाम दे करके आएंगे और प्रश्न को जब आप मैच करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 70 से 80% प्रश्न यदि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछे जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको हमारा 10 में से 8 प्रश्न तो यहां से जरूर मिलेगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन को करने के बाद हम 51वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अबाउट डैश ईयर्स अगो लैटिन वाज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, है ना। तो करीब 800 वर्ष पहले, 800 वर्ष पहले, करीब कितने वर्ष पहले, तो 800 वर्ष पहले, यानी कि ये 800 वर्ष पहले जो था ये लैटिन जो था ये वर्ल्ड लैंग्वेज था। लैटिन जो था ये 800 ईयर्स पहले लैटिन क्या था, तो वर्ल्ड लैंग्वेज था। सोचिए, अंग्रेजी भाषा नहीं बल्कि लैटिन जो था वो वर्ल्ड लैंग्वेज था। आगे देखिएगा 52 नंबर में, इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स of the dash century the English language has been rapid changes। मतलब समझे कि पिछले कुछ दशकों में, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में बदलाव बहुत तेजी से हुआ है। तो 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी, है ना, 20th सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी में बहुत सारा चेंजिंग हुआ है बच्चों। ठीक, आगे देखिएगा, ड्यूरिंग द डैश सेंचुरी एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्वेप्ट इन यूरोप। कब हुआ था ऐसा, तो 14th में या 15th में या 16th में या 17th में। ठीक है, 14वीं, 15वीं, 16वीं और 17वीं शताब्दी। तो आंसर क्या होगा, 15वीं शताब्दी में, है ना। 15वीं शताब्दी में इंटेलेक्चुअल मूवमेंट हुआ था, ठीक है, इन यूरोप। कहां हुआ था, यूरोप महादेश में, 15वीं शताब्दी में, 15th सेंचुरी। क्या आंसर होगा इसका, 15th सेंचुरी। ठीक, 15th सेंचुरी। हमें तो नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए आपको। आगे देखते हैं, इन हिज पोएटिक वर्ड्स चौसर डिड नॉट यूज, है ना, अपने पोएटिक वर्ड्स में चौसर जो थे, जोफ्री चौसर, उन्होंने इनमें से किनका यूज नहीं किया, है ना। द ओल्ड इंग्लिश, द मिडिल इंग्लिश, द मॉडर्न इंग्लिश, या नन ऑफ दीज। इसका क्या आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर होगा द ओल्ड इंग्लिश, है ना, द ओल्ड इंग्लिश। याद रखेंगे, द ओल्ड इंग्लिश, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, द कैंटरबरी टेल्स वाज रिटन बाय, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड मॉडल, बहुत आता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस बार भी आ जाए, है ना। द कैंटरबरी टेल्स वाज रिटन बाय, कैंटरबरी टेल्स जो है वो लिखा गया किसके द्वारा, तो चौसर के द्वारा। बहुत लोग इसको कौसर पढ़ते हैं, हम खुद ही पढ़ते थे कौसर, लेकिन चौसर होगा, है ना। बड़ी मतलब विकट समस्या है भाई, चौसर, कौसर, केमिस्ट्री, चोपड़ा, कोपड़ा, है कि नहीं। तो आगे देखिए, पैराडाइज रिगेन वाज रिटेन बाय, याद रखिएगा बच्चों, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड, ये दोनों ही जो है लिखा गया किसके द्वारा, तो मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। ठीक, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, ये किसके द्वारा लिखा गया है, मिल्टन के द्वारा। याद रखेंगे, बहुत आता है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखिएगा, पैराडाइज लॉस्ट, देखिए आ भी गया, पैराडाइज लॉस्ट ये मिल्टन के द्वारा लिखा गया। दम बेहिचक याद रखिएगा, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन, ये दोनों ही जॉन मिल्टन, पूरा नाम क्या मिल्टन का, जॉन मिल्टन साहब, ठीक है, उनके द्वारा लिखा गया। आगे देखिए, द रेप ऑफ द लॉक, एक्चुअली रोप नहीं होगा बच्चों, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। द रेप ऑफ द लॉक, लॉक मतलब बालों का गुच्छा,
ये हम लोग पढ़े थे ग्रेजुएशन बीए पार्ट 1 में, द रेप ऑफ द लॉक चलता है, ठीक है, आज के भी डेट में भागलपुर यूनिवर्सिटी में। तो शेली, अलेक्जेंडर पोप, कीट्स, नन ऑफ दीज, इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर पोप। द रेप ऑफ द लॉक किसके द्वारा लिखा गया? अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया। ठीक, आगे देखिएगा, हाइडिब्रास वाज रिटन बाय, बताइए किसके द्वारा लिखा गया? बटलर के द्वारा। किसके द्वारा? बटलर, है ना, बटलर। आगे देखिएगा, मैक फ्लेक्नो वाज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो जॉन ड्रेडन के द्वारा। किनके द्वारा? जॉन ड्रेडन, है ना, मैक फ्लेक्नो। ठीक, आगे देखिए, फेरी क्वीन, इसको किसने लिखा था? फेरी क्वीन को स्पेंसर साहब ने, ठीक है, स्पेंसर साहब ने फेरी क्वीन लिखा। ठीक, डॉक्टर फॉस्टस, याद रखिएगा, इसके लेखक क्रिस्टोफर मार्लो है। क्या नाम है इनका? क्रिस्टोफर मार्लो, मार्लो, है ना। एडवर्ड सेकेंड वाज रिटन बाय, एडवर्ड सेकेंड किसने लिखा था? एडवर्ड सेकेंड के भी जो लेखक है वो क्रिस्टोफर मार्लो साहब है ना, क्रिस्टोफर मार्लो, ये इसका होगा करेक्ट आंसर, क्रिस्टोफर मार्लो। एडवर्ड सेकेंड, एडवर्ड सेकेंड के लेखक कौन है? क्रिस्टोफर मार्लो, याद रखिएगा। वीनस एंड एडोनिस वाज रिटन बाय, किसने लिखा वीनस एंड एडोनिस को? विलियम शेक्सपियर साहब ने, द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, दुनिया के सबसे बड़े ड्रामाटिस्ट। ठीक, वर्ड्सवर्थ वाज अ, वर्ड्सवर्थ क्या थे? नॉवेलिस्ट थे, ड्रामाटिस्ट थे, या पोएट थे, या नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? वो पोएट थे। वर्ड्सवर्थ क्या थे? विलियम वर्ड्सवर्थ, वो पोएट थे। याद रखिएगा इस चीज को। आगे देखिए, हेमलेट इज ए ट्रेजेडी होगा, या कॉमेडी होगा, या फार्स होगा, या नन ऑफ दीज होगा? हेमलेट क्या है? हेमलेट जानते हैं हेमलेट का मतलब क्या होता है? छोटा गांव को हेमलेट कहते हैं। इसको लिखा गया किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। और ये कैसा नाटक है? तो ट्रेजेडी है ये, ट्रेजेडी। क्या है? ट्रेजेडी। नाटक कितने तरह के होते हैं? ट्रेजेडी होता है, कॉमेडी होता है, ट्रेजी कॉमेडी होता है जिसमें ट्रेजेडी कॉमेडी दोनों का मिश्रण होता है, वन एक्ट प्ले होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है ना, ये सब टर्म है इंग्लिश लिटरेचर का। किंग लियर इज ए, किंग लियर क्या है? तो कॉमेडी है, या ट्रेजेडी है, या पोएट्री है, या नन ऑफ दीज है? क्या होगा बता सकते हैं? किंग लियर, किंग लियर क्या है? तो एक ट्रेजेडी है। ये भी वैसा ड्रामा है जिसका अंत दुखद होता है। ट्रेजेडी मतलब जिसका अंत दुखद हो, कॉमेडी मतलब जिसमें केवल हास्य हो, हंसी मजाक हो। आप देखिए गोविंदा की अधिकतर फिल्में आप देखेंगे तो वो कॉमेडी फिल्में होती थी। कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, राजा बाबू, है ना, इन सब को आप देखेंगे। और हमको तो अभी तक अगर कहिएगा कि सर आपको अपने लाइफ में सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्म कौन सा लगा है, तो हम ऑल द बेस्ट सजेस्ट करेंगे देखने का, है ना। ऑल द बेस्ट से बेहतर हमको मूवी कॉमेडी के क्षेत्र में मिला ही नहीं आज तक, ठीक है। तो हम रिकमेंड करेंगे जरूर कि यदि आप अगर परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, तो आप उस मूवी को देख लेंगे तो आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, ठीक है। अब मुर्दे को भी दिखा जाए वो भी हंसने लग जाएगा, ऐसा मूवी है वो, ठीक है। आगे देखिए, फायर्स द फ्लोमैन इज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो विलियम लैंगलैंड के द्वारा। याद रखिएगा, विलियम लैंगलैंड के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। आगे देखिए, ओथेलो, हेमलेट, जूलियस सीजर, मैकबेथ एंड किंग लियर, ये बहुत बेहतरीन ना ड्रामा लिखा गया है। किनके द्वारा जानते हैं? विलियम शेक्सपियर साहब के द्वारा। याद रखिएगा, क्या क्या बोले हम? ओथेलो, इस पर तो फिल्म भी बनी, ओथेलो पर अपने भारत में फिल्म भी बनी। याद नहीं आ रहा हमको, उसमें अजय देवगन है, सैफ अली खान है, बिपाशा बसु, उसमें एक गाना भी है, बीड़ी जलाइले जिगर से पिया। तो वो ओथेलो मूवी पर बना हुआ वो फिल्म है, ठीक है। अगर आपको याद है
तो आप कमेंट में हमको जरूर बताइएगा उस फिल्म का क्या नाम है। फिर हेमलेट और जूलियस सीजर। जूलियस सीजर तुमको बहुत मस्त लगा था पढ़ने में, और पता है ये 9 के सीबीएसई में भी जो है इसको, आईसीएसई 9-10 में इसको दिया गया जूलियस सीजर को, ठीक है। फिर मैकबेथ है, किंग लियर है, ये लिखा गया किनके द्वारा, तो विलियम शेक्सपियर साहब के द्वारा। एकदम बेहिचक, ये जहां जहां ये नाम आए एकदम बेहिचक जो है आपको विलियम शेक्सपियर साहब का नाम देना है, ठीक है। फिर है 70 नंबर में, विजन ऑफ जजमेंट वॉज रिटन बाय। विजन ऑफ जजमेंट किसके द्वारा लिखा गया था, तो लॉर्ड बायरन के द्वारा। याद रखेंगे इस चीज को, विजन ऑफ जजमेंट किसके द्वारा लिखा गया था, लॉर्ड बायरन साहब के द्वारा। याद रखेंगे, विजन ऑफ जजमेंट लॉर्ड बायरन, विजन ऑफ जजमेंट लॉर्ड बायरन, याद रखेंगे, ठीक है। फिर रिवोल्ट ऑफ इस्लाम वॉज रिटन बाय। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम नाम का पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, लॉर्ड बायरन, शेली, जॉन कीट्स या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा पीबी शेली, पर्सी बैशी शेली, है ना, शेली, पीबी शेली, पूरा नाम क्या इनका, पीबी शेली, पर्सी बैशी शेली, याद रखिएगा। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम शेली, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम शेली, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम शेली, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, द स्कॉलर जिप्सी हैज बीन रिटन बाय। स्कॉलर जिप्सी जो लिखा गया था किसके द्वारा, जानते हैं स्कॉलर जिप्सी किसके द्वारा लिखा गया था, तो स्कॉलर जिप्सी लिखा गया था मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। ये भी हम लोगों के एग्जाम में था, सॉरी फर्स्ट पार्ट में, ग्रेजुएशन फर्स्ट पार्ट में मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया था ये, ठीक है। द स्कॉलर जिप्सी, याद रखेंगे, द स्कॉलर जिप्सी, ठीक। आगे देखिएगा, सोहराब एंड रस्टम, रुस्तम जिसको कहते हैं, सोहराब एंड रस्टम हैज बीन रिटन बाय। ये किसके द्वारा लिखा गया था, मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। जिन्होंने स्कॉलर जिप्सी लिखा उन्होंने ही इसको भी लिखा था, मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा सोहराब एंड रस्टम, याद रखेंगे, सोहराब एंड रस्टम वाज रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। आगे देखिए, गीतांजलि, इसके लिए रविंद्रनाथ बाबू को नोबेल पुरस्कार भी मिला, ठीक है। तो निर्विवाद रूप से एकदम देखते ही गीतांजलि में रविंद्रनाथ टैगोर मार देना है, ठीक। कब मिला था याद है आपको, कमेंट में करिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए कब नोबेल प्राइज मिला था। आगे देखिए, द सावित्री हैज बीन रिटन बाय। सावित्री जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था, याद है, अरविंदो घोष, सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर या नन ऑफ दीज। तो द सावित्री अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया था, अरविंदो घोष के द्वारा। आगे देखेंगे, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए डैश वर्ड। ये कहां से है पता है, ड्रामा कहां से है, ये मूल शब्द कहां का है जानते हैं, ये मूल शब्द ग्रीक भाषा का है, ड्रामा, ठीक है, यहीं से लिया गया है, याद रखिएगा इस चीज को। फिर देखिए, द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स, है ना, स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी, ओरल लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक अपील और राइटिंग स्किल्स। क्या है समझ में, स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी, ओरल लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक अपील और राइटिंग स्किल्स। तो ये इसका आंसर क्या होगा, स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी इसका आंसर होगा बच्चों, वोकैबुलरी, स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी। कोई दिक्कत इसमें, ठीक। आगे देखिए 78 नंबर में, टुडे डैश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, है ना, टुडे डैश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। टुडे अमेरिकन इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। अमेरिकन इंग्लिश जो है वो वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है ना। आगे देखते हैं, न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इमर्ज्ड आफ्टर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर्ड। तो आफ्टर द फ्रीडम हो जाएगा, है ना, आफ्टर द फ्रीडम कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर्ड। तो इसका आंसर फ्रीडम हो जाएगा, फ्रीडम इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, मॉरलिटी प्लेज डेवलप्ड इन, क्या होगा, मिडिल एजेस। मॉरलिटी प्लेज डेवलप्ड इन,
मॉरलिटी प्लेज जो है वो कब डेवलप हुआ, किस एज में, मिडिल एज में। यानी कि मिडिल एज कब से स्टार्ट हुआ था, आपको बताए थे ना, 450 से 1066 तक जो है ओल्ड इंग्लिश रहा, और 1150 से लेकर के 1500 तक जो है वो मिडिल इंग्लिश कहलाया, और 1500 से लेकर के अभी तक टिल डेट जो है वो क्या कहलाया बता सकते हैं, वो कहलाया, बताइए क्या कहलाया, वो मॉडर्न इंग्लिश कहलाया। ठीक है ना, इसको कहते हैं हम लोग आज तक जो चला रहा है इसको कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश, है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो मिडिल एजेस ये हो गया। आगे देखिए, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी वाज, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी जो था वो क्या था, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी क्या था बता सकते हैं, डॉक्टर फॉस्टस, जूलियस सीजर, गॉर्बोडक या किंग लियर। तो पहला इंग्लिश ट्रेजेडी जो था वो गॉर्बोडक था, दुखांत नाटक जिसको कहते हैं, जिसका अंत दुख से हो, सैडनेस के साथ हो। आप लोग मूवी देखते होंगे ना, हम लोग जब छोटे बच्चे थे ना, तो मेरा फेवरेट हीरो मिथुन चक्रवर्ती था। ठीक है, वो जब किसी फिल्म में डेथ कर जाता था अंत में, तो हमको बड़ा तकलीफ होता था, बहुत दुखी हो जाते थे हम, और दीदी लोग से पूछते थे कि अब मरी गया, अब फिल्म वन नहीं बने थे कि मतलब वो मर गया मिथुन चक्रवर्ती, फिल्म नहीं बनाएगा वो, मतलब वो बड़ा घनघोर चिंता हो जाता था। ठीक है, कभी कभी रोने भी लगते थे कि मर गया वो। ठीक, तो ये चीज था। आगे देखते हैं, ओथेलो इज ए, क्या है ओथेलो, ओथेलो आपको पता है ना, अभी आपको बता रहे थे हम कि ये इस पर भारत में एक फिल्म भी बन चुकी है, आपको बोले भी थे, कमेंट करके बताइए कि कौन सा फिल्म है वो। तो ओथेलो इज ए क्या है, ओथेलो जानते हैं, कॉमेडी है कि ट्रेजेडी है कि नोवेल है कि स्टोरी है, बताइए तो, कॉमेडी है कि ट्रेजेडी है कि नोवेल है कि स्टोरी है। तो ये जो है ना, ये बच्चों ट्रेजेडी है, दुखांत नाटक जिसका अंत किससे हुआ हो, दुख के साथ हुआ, ड्रामा है ये, ट्रेजेडी ड्रामा है ये। ठीक है, 83 नंबर में देखते हैं, मर्डर इन कैथेड्रल, ये एमए में हम लोग पढ़े थे। मर्डर इन कैथेड्रल वाज रिटन बाय, मर्डर इन कैथेड्रल जो है इसको किसने लिखा था, टीएस इलियट ने, है ना, टीएस इलियट। कैथेड्रल मतलब चर्च, है ना, मर्डर इन कैथेड्रल। 84 नंबर देखिए, डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नोवेल। तो फील्डिंग जो है ना, वो फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल कहलाते हैं, उपन्यास के, है ना, आधुनिक उपन्यास के जो पिता है उसको हम वो फील्डिंग को हम लोग कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 85 नंबर में, पामेला वाज रिटन बाय, पामेला किसने लिखा था पता है, रिचर्डसन ने लिखा था पामेला को, है ना, पामेला वाज रिटन बाय रिचर्डसन। एक बॉलीवुड की, हॉलीवुड की हीरोइन भी है पामेला, वो नहीं समझिएगा। प्राइड एंड प्रेजुडिस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है वो लिखा गया किसके द्वारा, उसको लिखा किन्होंने पता है, उसको लिखा है जैन ऑस्टेन ने, है ना। प्राइड एंड प्रेजुडिस को किसने लिखा, जैन ऑस्टेन ने लिखा। ठीक, याद रखिएगा इस चीज को। डेविड कॉपरफील्ड वाज रिटन बाय, डेविड कॉपरफील्ड किसके द्वारा लिखा गया, डिकेंस के द्वारा। डेविड कॉपरफील्ड किसके द्वारा लिखा गया, डिकेंस के द्वारा। ठीक है, पिकविक पेपर्स किसने लिखा पता है, डिकेंस ने, है ना, ये भी याद रखिएगा। पिकविक पेपर किसने लिखा, डिकेंस ने। ठीक, आगे देखिए, कूली वाज रिटन बाय, कूली किसके द्वारा लिखा गया पता है, किरण देसाई के द्वारा या अनीता देसाई के द्वारा या राजा राव के द्वारा या मुल्कराज आनंद के द्वारा, बता सकते हैं। तो कूली जो है ये लिखा गया मुल्कराज आनंद के द्वारा, है ना, मुल्कराज आनंद ने कुली को लिखा, है ना, कुली। सरपेंट एंड द रोप ये किसने लिखा, सरपेंट एंड द रोप, मुल्कराज आनंद ने, कमला दास ने, राजा राव ने या आर के नारायण ने। सरपेंट एंड द रोप, सरपेंट समझते हैं, सरपेंट मतलब होता है सांप, सरपेंट एंड द रोप को लिखा किसने, तो राजा राव ने। ठीक, अगला देखिएगा, अनटचेबल, अनटचेबल किसने लिखा,
अनटचेबल लिखा किसने? मुल्क राज आनंद ने, है ना। अनटचेबल मतलब अछूत, अछूत किसने लिखा? तो मुल्क राज आनंद ने। इसको याद रखिएगा, मुल्क राज आनंद ने। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इस पर पुरस्कार भी मिला है अरुंधति राय को, है ना। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? अरुंधति रॉय ने लिखा है इसको, अरुंधति रॉय ने लिखा है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को, ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान जो है वो लिखा गया है किसके द्वारा? तो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया, याद रखेंगे, खुशवंत सिंह ने लिखा है ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान। उसके बाद देखिए 94th नंबर में ए बैंट इन द गैंगेज, है ना, ये किसने लिखा है? तो इसको लिखा मनोहर मलगांवकर साहब ने। इनका एक स्टोरी आप लोग पढ़े होंगे मनोहर मलगांवकर साहब का। मनोहर मलगांवकर साहब का जो स्टोरी है बच्चों, वो मनोहर मलगांवकर का स्टोरी जो है वो ए पिंच ऑफ स्नफ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा उसको, ए पिंच ऑफ स्नफ को, ठीक है। आर्म्स एंड द मैन इज रिटन बाय, आर्म्स एंड द मैन जो है वो लिखा गया है किसके द्वारा? शेक्सपियर के द्वारा, जीबी शॉ के द्वारा, डिकेंस के द्वारा या टीएस इलियट के द्वारा? आर्म्स एंड द मैन बता सकते हैं? जीबी शॉ के द्वारा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा। ये भी एक महान मतलब क्या थे? तो ड्रामाटिस्ट थे, ठीक है। हु रोट हकलबेरी फिन, किसने लिखा है बता सकते हैं? इसको लिखा मार्क ट्वेन साहब ने। किसने लिखा है? मार्क ट्वेन साहब ने लिखा है हकलबेरी फिन, ठीक। 99 नंबर में देखिए गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशंस टू द, नोवेल होगा, नॉन फिक्शन राइटिंग होगा, पोएट्री होगा या इंग्लिश स्टेज? तो गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन जो है ये इन्होंने नोवेल के क्षेत्र में, है ना, नोवेल जिसको कहते हैं उपन्यास, उस क्षेत्र में योगदान दिया। वोल सोइंका इज ए कहां के पोएट हैं? तो नाइजीरियन पोएट है, नाइजीरिया के, है ना। ये पूछता है एग्जाम में, वोल सिंकेन इज अ नाइजीरियन पोएट, ठीक। आगे देखिएगा द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या होगा? ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनफ्लेक्शंस, इसका आंसर होगा, क्या होगा आंसर? इनफ्लेक्शंस, ठीक है, इनफ्लेक्शंस इसका आंसर होगा। ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज, है ना, ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज, मेजर लिंग्विस्टिक चेंज जो है वो वोकैबुलरी शिफ्ट जो है वो कहलाता है, ठीक। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों ये 100 प्रश्न पूछा गया, है ना। 100 प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, और मैं पूरा दावे के साथ कहता हूं आप एग्जाम देकर के आएंगे और प्रश्न को जब आप मैच करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 70 से 80% प्रश्न यदि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछे जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको हमारा 10 में से 8 प्रश्न तो यहां से जरूर मिलेगा, ठीक है। 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन और बचा हुआ है, हम चाहते हैं उसको कंटिन्यू करके खत्म कर दें, ठीक है। देख लीजिए आप, द 18th सेंचुरी इज नॉन एज द, 18th सेंचुरी को जाना जाता है ना, 18th सेंचुरी को जाना जाता है, क्या चीज से जाना जाता है? तो नॉन एज द कैवेलियर होगा, जैकोबियन होगा, अगस्तन होगा या रोमांटिक, ये पहले भी पढ़ा चुके हैं आपको, तो अगस्तन एज होगा, आंसर क्या होगा? अगस्तन एज। आगे देखिए, ओलिवर गोल्ड स्मिथ emphasized on the purity of, क्या होगा? सिटी लाइफ, विलेज लाइफ, टाउन लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ। तो ओलिवर गोल्ड स्मिथ जैसे ही आएगा विलेज को एकदम बिना सोचे बिना विचारे विलेज लाइफ को टिक करेंगे। Who wrote a passage to India, किसने लिखा ए पैसेज टू इंडिया? तो याद रखेंगे बच्चों, E.M. फॉरेस्टर ने इसको लिखा था ए पैसेज टू इंडिया, ठीक है, E.M. फॉरेस्टर ने लिखा था ए पैसेज टू इंडिया। फिर देखिए, टुडे इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट द,
ओल्ड मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, या प्रिंटिंग मशीन, या ब्लॉक कार्ड्स, या इलिटरेट पीपल। तो क्या हो जाएगा? इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन वर्ल्ड विदाउट द प्रिंटिंग मशीन। प्रिंटिंग मशीन के बगैर आज की दुनिया को, है ना, माना जा सकता है कि ये क्या है, तो मतलब कुछ नहीं है, बिल्कुल बेकार है प्रिंटिंग मशीन के बिना। स्पेलिंग कलर इज यूज्ड इन, आपको बताए थे शायद एक जगह कहीं, कलर जो है ना ये अमेरिकन इंग्लिश है। ब्रिटिश इंग्लिश क्या होगा पता है? COLOUR। असल में ब्रिटिश इंग्लिश थोड़ा सा जो है ना पुराना इंग्लिश है, लेकिन अमेरिका वालों ने कहा कि नहीं, हम इसको मॉडर्न तरीके से हम इसको यूज करेंगे। तो देखिए यहां पर कलर का ये स्पेलिंग जब हम इजीली लिख पा रहे हैं तो यू देने की जरूरत ही क्या है? ये सोच है ना अमेरिकन वालों का, अमेरिका वालों का। इसीलिए उन्होंने उच्चारण में, स्पेलिंग में, है ना, बहुत सारे बदलाव किए हैं, चेंजिंग किए हैं। तो ध्यान देना है आपको इस बात को, ठीक है ना। इसीलिए तो अभी एक क्वेश्चन भी था कि वर्ल्ड लैंग्वेज जो है वो अमेरिकन इंग्लिश जो है वो वर्ल्ड लैंग्वेज वो बन गया है, ठीक है। हु रोट इंडीमियन? इंडीमियन किसने लिखा? याद रखेंगे, इंडीमियन जॉन कीट्स साहब ने लिखा है, ठीक है। जॉन कीट्स साहब ने इंडीमियन को लिखा है। और आज का अंतिम प्रश्न है, द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड? क्या इसका आंसर होगा? मिडिल इंग्लिश होगा, ओल्ड इंग्लिश होगा, मॉडर्न इंग्लिश होगा, या पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश होगा? बता सकते हैं। ओल्ड इंग्लिश इसका आंसर होगा, ओल्ड इंग्लिश। इसका आंसर क्या होगा? ओल्ड इंग्लिश होगा। ध्यान रखेंगे इस बात का, ओल्ड इंग्लिश, ठीक। तो मुझे तो लगता है कि आपको किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, बाय बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। 11:45 हो रहा है, रात के 11:45। अभी मुझे यहां से काफी दूर जाना है, घर यहां से 5 किलोमीटर दूरी पर है। ठंड का तो पूछिए ही मत, तापमान अभी का आप देख सकते हैं 9 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो बिल्कुल आपके लिए कर रहे हैं और आप सफल हों। साथ साथ मुझे भी सफलता की सीढ़ियां आपके ही बदौलत चढ़नी है। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।